नमस्कार। यूपी चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी है। ऐसे में बरेली जिले की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी 14 फरवरी को। ऐसे में सभी दिग्गज पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने नवाबगंज विधानसभा से 5 बार के विधायक और उनके पूर्व मंत्री पर भरोसा जताते हुए उन्हें नवाबगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ मौजूद हैं भगवत चंद्र गंगवार जी। भगवत जी, आपका पब्लिक वाई में हमारा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले और आपको प्रत्याशी जी आप यहाँ पधारे इसके लिए भी धन्यवाद। जी सबसे पहले प्रत्याशी बनाए जाने पर आपको बधाई देना चाहूँगा। शुक्रिया जी भगवत जी, 5 बार के आप विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव में बहुत कम समय बाकी रह गया है, तो किस तरह से आपने रणनीति बनाई और क्या तैयारी है, किस तरह आप जीत का दावा करेंगे? ऐसा है, मैं तो पूरे 5 साल चुनाव लड़ता हूँ। लड़ने का मतलब ये इतना व्यस्त रहता हूँ कि लोगों से संपर्क होता रहता है और लोगों के या काम धंधों की बात है, उनके समस्याओं का निराकरण की बात है, वो पूरी मन लगा के करने की आदत है। इसलिए 5 साल इलेक्शन लड़ता हूँ और इसलिए मेरा मानना है मैं जीतूंगा भी जरूर। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो मेरे पास एक विधानसभा में बहुत बड़ी टीम है और बड़े अच्छे लोग हैं, तो वो सब लोग लगे रहते हैं। और एक बात और भी है कि जो पिछले बार मेरी सरकार थी 17 तक, तो 17 की सरकार में 12-17 की सरकार में हम लोगों ने बहुत काम कराए। माननीय अखिलेश यादव जी ने की सोच बहुत ज़बरदस्त थी कि इस प्रदेश के बेटे और बेटी सही तरीके से एजुकेटेड हो जाएं, तो उससे अच्छा काम कोई नहीं है। देश की तरक्की तभी हो सकती है। इस बार क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता की? नहीं, मुद्दे तो बहुत है। पहले ये बात ख़त्म हो तो उनने करीबन प्रदेश के अंदर 700 इंटर कॉलेज, इससे ज़्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल और सैकड़ों की तादाद में डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया था। हमारे यहाँ नवाबगंज में भी इतने स्कूल बने खड़े हैं, लेकिन इस सरकार ने, क्योंकि वो तुरंत भाजपा की सरकार आ गई और किसी भी एक इंटर कॉलेज में, चाहे वो बरौर का इंटर कॉलेज हो, हाफिजगंज का हो, हररपुर मटकली का हो, और चाहे अलैया टांडा हो, त्यार जागीर हो, किसी एक में भी एक लड़कियों का इंटर कॉलेज सेटल में है उसकी बात हो, चाहे 6, 7, 8 हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात हो, एक में भी एक मास्टर नहीं आया। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये सरकार के संज्ञान में लाने का काम करते हैं वह यहाँ के जनप्रतिनिधि, तो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ना उनने उस बात की सुध ली कि बेटे बेटियों की पढ़ाई कैसे हो, और ना सरकार ने कोई सुध ली। और बड़े अफसोस की बात है, यानी इसमें ज़बरदस्त निंदा भी करनी चाहिए इन लोगों की। एक GTI सेतल में खड़ी है जिसकी लागत 33 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, और एक यहाँ की बात नहीं, 109 GTI माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में इसलिए बनवाई कि हमारे उत्तर प्रदेश के बेटे और बेटी जूनियर इंजीनियर बने और हम उन्हें रोज़गार की व्यवस्था करें। रोज़गार के क्रम में भी अगर हम पहुंचते हैं तो हमारी 17 तक सरकार रही, उस समय 2.4% कहना चाहिए बेरोज़गारी हमारे उत्तर प्रदेश में थी, और आज जो बढ़ के उसका रेशियो 4.9 हो गया है, तो ये बहुत ही खेदजनक और निंदापूर्ण बात है। और ये बात करते हैं कि हमने प्राइमरी स्कूलों को मॉडल स्कूल कर दिया। भाजपा सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के लिए बेहतर काम करने का दावा कर रही है अपने, और उनका कहना है कि हमने क्या नाम है जो प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज, वो मॉडर्न स्तर पर बना दिए हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा था, प्राइमरी स्कूल को मॉडर्न स्तर पर बनाने की बात केवल रंगाई पुताई से नहीं होती है। अरे बनाए हुए तो हमारे समय के हैं। और दूसरे मैं एक बात बताऊं, अगर पूरा रेशियो निकाला जाए तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ज़्यादा बेसिक एजुकेशन पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। मुझे आज भी याद है 93 की सरकार में 155 या 58 स्कूल आए थे, जूनियर हाई स्कूल, इतने ही प्राइमरी आए थे, जो आज तक की आज़ादी के बाद किसी सरकार में इतने स्कूल एक साल में नहीं बने। तो रही बात माननीय अखिलेश यादव जी की, तो उनने भी इस क्षेत्र में बहुत काम इसलिए किया कि बेटे बेटी, हमारी माननीय अखिलेश जी की तो ये सोच थी कि हम सरकार के माध्यम से एक विभाग सृजित करेंगे और अपने बेटे बेटियों को उत्तर प्रदेश के विदेशों में काम के लिए ट्रेन करके भेजेंगे, और जिससे उत्तर प्रदेश की GDP बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की खुशहाली बढ़ेगी। जब पैसा बाहर से आता है डॉलर में, तो उत्तर प्रदेश में डॉलरों की भरमार हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने, हम लोगों का दुर्भाग्य कहेंगे हम तो, कि इन लोगों ने धर्म का ऐसा नशा चढ़ाया कि नाकारा
और निकम्मे लोग जीत गए और हम जैसे लोग, कहना चाहिए काम करने वाले, उत्तर प्रदेश को चमकाने वाले लोग हार गए। नहीं, आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात। उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या ना, भाजपा प्रदेश कि हम हिंदुत्व के नाम पे और विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व था भी रहेगा कि ऐसा है, वो जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी से ही 14 की, 17 की और 19 की सरकार बना ली। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जनमानस त्रस्त है और इनके साथ में आज की तारीख नहीं है। जैसे ये 14, 17, 19 में 80%, 70% ये थे और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 80% में समाजवादी है और 20% में भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बुरी तरीके से ये परास्त होंगे और समाजवादी पार्टी की जीत होगी और सरकार बनेगी। जैसे कि बात हुई कि नवाबगंज में स्कूलों की बात हुई, जैसे बरोरा स्कूल 7 करोड़ की लागत से बनकर खड़ा हुआ, जो सपा सरकार में बनकर खड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि ये इसमें विपक्ष भी कमज़ोर रहा है इसको लागू कराने में? नहीं, 5 विपक्ष साल में ये शुरू नहीं हो पाए हैं स्कूल। वहीं मॉडर्न स्कूल की बात करें एक तरफ भाजपा सरकार, तो ऐसा क्या हुआ कि आप लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठा पाए? मैं एक बात और बताऊं, राजीव गांधी की एक योजना चली थी उनके नाम से, राजीव गांधी के नाम से, मॉडर्न इंटर कॉलेज। हम जिले में 2 आए और दोनों मेरे यहाँ बने हुए हैं, एक त्यार जागीर में और एक अलगिया टांडा में, जिसकी जो प्रोजेक्ट करीब 16 करोड़ रुपए का था। लेकिन सरकार इनकी आने के बाद में वो प्रोजेक्ट भी इनके पेट में चला गया, उसमें काम ही नहीं करवाया। मुश्किल 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए में की बिल्डिंग खड़ी हुई है और मास्टर आज तक नहीं पहुंचे। तो इनकी सोच वोच कुछ नहीं, ये तो हिंदुस्तान के नौजवानों को या गांव के लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं और उसके पीछे इनकी बहुत भारी नीति है। एक मिनट मेरी पूरी बात सुने, इनकी बहुत भारी नीति है। इनका सोच ये है, इनके एक बड़े भारी मनीषी थे, उनने लिखा कि अगर हिंदुस्तान के लोगों को अशिक्षित कर दो, बेरोजगार कर दो, गरीब कर दो, तो हम लोग 7 जन्मों तक सत्ता कर सकते हैं। एक इनके मनीषी ने लिखा है कि कभी सत्ता हाथ लग जाए तो देश की धन और संपत्ति, जंगल और जमीन और सारी चीजें अपने विश्वस्त लोगों, धनियों को बांट दो और 95% जनता को भिखारी बना दो, तो 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं निकलेगी। आप विधायक बनते हैं तो फिर क्या ये माना जाए कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा, ये स्कूल स्टार्ट होंगे? ऐसा है, आप अगर शिक्षा की बात करेंगे तो मेरे नवाबगंज से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक विधानसभा में MBBS डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। और मेरे यहाँ IAS IPS भी हैं, जजेज हैं कई लड़के। तो मेरे यहाँ की स्थिति तो बहुत ऊपर है और सब मेरा करा धरा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ और जितने जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि उनके बाद में उन्हें लोग याद करें। और जहाँ मेरी बात है तो चीनी मिल देखेंगे, डिग्री कॉलेज देखेंगे, मंडी देखेंगे, 10वीं इंटर कॉलेज देखेंगे, 10वीं हायर सेकेंडरी स्कूल देखेंगे और 7 बड़े पुल और 5 पावर हाउस बनवाने का काम मैंने इतने काम किए हैं। चलिए, अब इसकी कृषि की बात हो रही है, मुझे याद करेंगे जी। आपका नवाबगंज क्षेत्र कृषि बहुल क्षेत्र है, तो वहीं एक तरफ भाजपा सरकार 3 कृषि बिल लाई थी, जो उसका विरोध करते हुए किसान शहीद हो गए, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। तो भाजपा, क्या लगता है आपको, भाजपा ने कृषि बिल वापस ले लिया, तो आपको लगता है कि इसमें भाजपा को फायदा होगा, आपको नुकसान हो रहा है? ऐसा है, एक देशी भाषा में कहते हैं जिसकी अटकती है तो उसकी बुद्धि फेल हो जाती है। उत्तर 5 सूबों के चुनाव थे और इन चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के गांव, हरियाणा के गांव, इनमें इनके नेताओं को घुसने नहीं दिया। इनकी गाड़ियों पर कीचड़ और गोबर फेंका। इनका विरोध इतना ज़बरदस्त था कि इनने सोचा अब तो पूरे 5 प्रदेशों में सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए इनने अटकी पकाना चाहिए बिल वापस लिए हैं और किसानों की विजय हुई। मैं तो उन किसानों को भी, शहीद जो किसान हो गए, उन्हें भी सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं तो गया था, वहां रहा था और बहुत सारी सामग्री लेके गया था किसानों के आंदोलन में। तो इनने ये सब अटकी पे किया। ऐसे नहीं कह रहे हैं कुछ किसानों को बहला के ये लोग, विपक्ष जो है ना, उनके उस पर खेल रहा था क्रिकेट, हमने बीच वापस ले ली। कौन इनके साथ में चला जाएगा, जिसके मंत्री के बेटे ने 5 हत्याएं जीप से कुचल के कर दी हों लखीमपुर के अंदर, तो पूरा किसान इनके विरोध में है। वो कह रहे हैं सम्मान निधि दे रहे हैं हम किसानों को, किसान हमारे साथ हैं। ऐसा है, सम्मान निधि दे रहे हैं, ये 100 रुपये का राशन भी 1 यूनिट को दे रहे हैं। ये सब उसके पीछे अब लोगों को जानकारी हो गई है कि महंगाई 2.5 से 3 गुनी बढ़ा दी। इनने कहा था कि ना महंगाई ना भ्रष्टाचार हम देंगे ऐसी सरकार। भ्रष्टाचार
तो इतना ज़बरदस्त है कि हर जगह रिश्वतखोरी के अलावा कुछ है ही नहीं। और जहाँ महंगाई की बात है, 3 गुनी महंगाई बढ़ा दी, 2.5 गुनी, और आमदनी हो गई आधी, लोगों को रोटी नहीं मिलने की कगार पे हैं। आप बात कर रहे हैं, कहना चाहिए हम 6,000 तो हम भी देते थे, 500 रुपये महीने के हिसाब से 6,000 हो गए साल भर में समाजवादी पेंशन। अब तो हमारी मैनिफेस्टो में आ गया कि हम लोग 1,500 रुपये महीने देंगे, जो 18,000 रुपये साल बनता है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, जो 21,000 रुपये की बनती है। तो 18 और 21 33,000, तो वो 18 और 21 39,000, तो यही हो गए साल में। वो 6,000 की बात करते हैं। जुमला कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी जुमला दे रहे हैं, कह रहे हैं कुछ चुनिंदा स्थानों पर खाली बिजली आती थी उनकी सरकार में, तो बिजली फ्री क्या देंगे वो? ऐसा है, मैं चुनौतीपूर्वक बात कर रहा हूँ। इनने कोई बिजली घर बनवाया जनरेशन, विद्युत जनरेशन के लिए? एक भी नहीं बनवाया है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2003 से 7 की सरकार में, 2012 से 17 की सरकार में 14 बिजली घर बनवाए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के। और कितने पावर हाउस बने हैं ये विद्युत वितरण के, इसका तो हिला ही साहब नहीं है। हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार की योजना चल रही थी, जो इनने तक पूरी की है, कांग्रेस सरकार की, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के नाम से। इनने तो कुछ नहीं किया है, सब वो योजना और उसी का पैसा स्वीकृत, उसी से काम होता रहा है। तो आप मानते हैं महंगाई, जो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े, उसका असर पड़ेगा, जनता आपके साथ आएगी है? ऐसा है, 22 में उत्तर प्रदेश साफ और 24 में लोकसभा में इनकी सरकार साफ हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही लोकसभा का रास्ता है। उत्तर प्रदेश में ख़त्म तो ये देश की सरकार भी नहीं बना पाएंगे। और अब की तो ये 17 साल बाद आए, मैं दावा कर रहा हूँ अब की लौट के ही नहीं आएंगे 50 साल तक, पीढ़ी बदल जाएंगी तब तक।